हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से मिल रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के, और फिलिस्तीन इशू पर मुसलसल पूरी एक तरह से जिंदगी उन्होंने वक्फ की हुई है। मुसलसल देश में, देश से बाहर, हर जगह वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहते हैं। और आज जो हम उनसे बात कर रहे हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल होने वाली है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंटरनेशनल सतह पर किस तरह से सरकारों को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से सरकारों की पॉलिसीज बदलवाई जाती हैं, और किस तरह से इस इजराइल के झूठी कहानी को, इसको किस तरह से जिंदा रखने के लिए कोशिशें की गई हैं, उसकी एक बड़ी मिसाल आज आपके सामने आने वाली है। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े कारोबारियों को, सबको खुफिया एजेंसियां किस तरह से सेक्स रैकेट में फंसाती हैं और फिर अपनी मर्जी के काम लेती हैं। ये कहानी है अमेरिका की, जहां एक केस बहुत मशहूर है, जेफरी एप्स्टीन, जो बहुत ही बड़ा सेक्स रैकेट एक तरह से चलाने वाला शख्स। लेकिन अंदाजा यह होता है कि यह कोई पहला आदमी नहीं था। इससे पहले और बाद में भी इस किस्म की कहानियां, इस किस्म की साजिशें होती रहती हैं। इसकी तफसील जानने के लिए फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। आज हम किसी और इशू पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे इसलिए कि इसी के जरिए तमाम अपने पॉलिटिकल मकसद हासिल करने, इजराइल को बाकी रखने, इजराइल को हथियार दिलाने, इजराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट, हर तरह से कराने के लिए किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया और आज इस अहम मुद्दे पर, अहम मामले पर आपसे बात कर रहे हैं। और ये भारत में सबसे पहला ये जेफरी एप्स्टीन का कार्यक्रम है, जिसको किसी ने इसको टच करने की शायद जरूरत महसूस नहीं की, या डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी पहुंच सकते हैं ये खुफिया एजेंसियों वाले लोग, कहीं भी पहुंच सकते हैं उनके उनके चाहने वाले, इन साजिशों में शामिल लोग। जी फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप शुरू में थोड़ी सी बैकग्राउंड बताइए, मोडस ऑपरेंडी बताइए, फिर हम बात करेंगे ट्रंप इसमें कितने इन्वॉल्व हैं, मौजूदा सियासत में क्या क्या इसकी अहमियत है। जी फिरोज मीठी बोरवाला साहब। जी, ये मुद्दा फिलिस्तीन और गाजा नरसंहार के साथ जुड़ा है, इसलिए समझना जरूरी है कि इतनी हद तक अमेरिका क्यों जाता है इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, जब अमेरिका का खुद का नुकसान होता है। जब अमेरिका दुनिया में खुद आइसोलेट हो चुका है, तो उनके लीडर्स, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हो, डेमोक्रेट पार्टी के हो, वो बार बार ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे उनकी खुद के देश की इमेज को नुकसान होता है, और ये सबसे फायदा सिर्फ इसराइल को मिलता है, अमेरिका को ही नुकसान होता है। तो ये क्या मामला है? तो वो तीन लेवल पे अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। एक है पैसे की ताकत, जो एपैक की तरफ से बढ़ता रहता है। अमेरिका इसराइल को पैसा देती है और उसी इसराइल वापस अमेरिका को खुद का पैसा बांटती है। एक रिडिकुलस किस्म का एक चेन बना है। ठीक है। एपेक को भी बता दीजिए, दूसरा एपेक क्या है, एपेक क्या है वो भी बता दीजिए, ताकि पूरा ठीक हाँ, से मालूम हो। अमेरिकन अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से अमेरिकन जूइश लॉबी, जो इसराइल फर्स्ट एजेंडा लेकर पूरे अमेरिका में ऑपरेट करती है, एक एक सेनेटर, एक एक कांग्रेसमैन, एक एक कांग्रेस वुमेन के साथ किसी ना किसी को लगा दिया है। तो उसमें अधिकांश जो मेजोरिटी है, सबको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पूरा एड का, मतलब एक पैकेज ही है सबको। इलेक्शन के टाइम पे जब उनको जरूरत होती है तो ये सबको पैसा पहुंच जाता है। एक वो तरीका है। दूसरा है ब्लैकमेल का तरीका, जिस पे मैं आऊंगा। और तीसरा लेवल है क्रिश्चियन जाइनिज्म का, कि पूरे बाइबल का ही मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको जाइनाइज किया गया है। उसमें ईसा मसीह इंपॉर्टेंट नहीं है, इजराइल सेंटर बन जाता है। कभी क्रिश्चियन जाइनिज्म पे अलग से बात करेंगे। बाकी ये तीन लेवल्स है मोटा मोटी, जिसे अमेरिकन पॉलिटिक्स को, ब्रिटिश पॉलिटिक्स, फ्रेंच पॉलिटिक्स, जर्मन पॉलिटिक्स को ये लोग कंट्रोल करते हैं। जो मेन सेंटर ऑफ यूरोपियन अमेरिकन जो पावर के सेंटर है, इनको कंट्रोल करते हैं। मगर सबसे खुल्लम खुली बात तो हम लोग अमेरिका की करेंगे, क्योंकि बाइडेन की भी सरकार इसमें फंसी थी,
और ट्रम्प की सरकार भी ऐसे में फंसे। ओके, तो हम लोग बात करेंगे आज जेफरी एप्स्टाइन के पूरा सेक्स रैकेट के बारे में। अंडर एज लड़कियों को, नाबालिग लड़की 12, 13, 14 साल की लड़कियों को एप्स्टाइन और उसकी पार्टनर गिलेन मैक्सवेल एंट्रैप करते थे उनके मैंशंस पे, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो फ्लोरिडा में हो, ये सब जगह पे लाते थे। एप्स्टाइन के पास उसके खुद के प्राइवेट जेट्स है, बोइंग लेवल के है, जो F-1 जो हम लोग बात करते हैं वो लेवल के प्लेन्स है, जिसमें सभी किस्म के बड़े बड़े लोग को, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो प्रिंस एंड्रू हो, ये सबके नाम में लूंगा बाद में, मगर ये सबको लिया जाता था और ये नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन उनके साथ ये सब करवाया जाता था। और अभी ये पूरा मुद्दा खुल चुका है अमेरिका में। एक्चुअली ट्रम्प इतना मूर्ख है कि इसने ये मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया था बाइडेन के दौरान। ये अमेरिकन डीप स्टेट है जो ये पूरी फाइल नहीं निकाल रही है, सब पीडोफाइल का रैकेट है। पीडोफाइल का मतलब है जो नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं उनको पीडोफाइल बोलते हैं। पूरा एक इलीट पीडोफाइल रैकेट है अमेरिका में, और मैं आऊंगा तो मैं पूरे डीप स्टेट और वो पीडोफाइल रैकेट को एक्सपोज करूंगा। और उसके जो मेगा सपोर्टर्स है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो पूरे की पूरे, ये इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था, ट्रम्प की जीत का बहुत बड़ा मुद्दा था एप्स्टाइन फाइल का उजागर करना। ओके, तो जब वो सत्ता में आ गया तो बोले अभी निकालो, तो ये इधर उधर कुछ कर रहा था, मगर फाइनली क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के फाइल, 9/11 के फाइल, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या यही मोसाड CIA लॉबी ने की थी। जॉन एफ कैनेडी का बोलना था कि ये जो इजरायली फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है, AIPAC वगैरह वगैरह, दे शुड बी फंडेड, दे शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉज। ये फॉरेन एजेंट्स है, हमारे देश के नहीं है। जैसे इंडियन एनजीओ होते हैं, फॉरेन एनजीओ होते हैं, तो ये AIPAC एक फॉरेन एनजीओ है, वो उसके कानून अलग होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा था इजराइल का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसके कारण जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई गई थी। ओके, तो ये सबको लेकर ट्रम्प का बोलना था कि एक डीप स्टेट ऑपरेट हो रहा है, इसलिए कैश पटेल को लाया गया, FBI को चलाने वाला, डॉन बेंचिनो को लाए गए, और उसकी जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, ये सबको लाया गया था कि डीप स्टेट को एक्सपोज करेंगे। और अभी ये सभी डीप स्टेट को दबाने के लिए, मतलब क्या कि वो सब ये एविडेंस लाने के लिए सब उस पर लग गए। तो अभी ये जो डीप स्टेट है जो इसको एक्सपोज करने वाले थे, ये डीप स्टेट को बचाने के लिए ट्रम्प, कैश पटेल, डैन बॉन्जिनो जो डेप्यूटी डायरेक्टर है FBI का, और पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है, ये सब लगे हैं डीप स्टेट को बचाने में। इसलिए बहुत गुस्सा है ट्रम्प के खिलाफ। ओके, वापस मैं बोल रहा हूँ कि कैसे ऑपरेट होता है ये पूरा जेफ्री एप्स्टाइन रिंग, और ये गाजा को समझने के लिए, पैलेस्टाइन को समझने के लिए, या पूरा जो अमेरिका का इलॉजिकल तरीका है मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करने का, यहां से बात आती है कि इसको रिंग को समझे। तो जेफ्री एप्स्टाइन कौन था? वो एक 20-21 साल का जब था तो उसको नौकरी मिली थी एक डेल्टन स्कूल में, डेल्टन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल था वो, जहाँ बड़ी बड़ी परिवार आते थे। उसको वहां नौकरी में लगाया था डैन बार ने, जो कि बेसिकली बहुत पावरफुल आदमी थे। उसने वो टाइम पे किताब लिखी थी कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गैलेक्सी है, अर्थ से एक आदमी जाता है और वहां वो देखता है कि पूरे एक सेक्सुअल रिंग चलती है और वहां के टॉप लीडर्स को इस प्रकार से ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये जो किताब है जो लिखी गई थी 1973 में, जिसने नौकरी दी थी एप्स्टाइन को मिस्टर बार ने, वही बार की किताब में कि एक गैलेक्सी है दुनिया से दूर, एक इंडिया से एक एम्बेसडर जाता है और वहां वो देखता है कि पूरा एक सेक्सुअल रैकेट चलता है, औरतों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, और यही सेक्सुअल स्लेवरी रैकेट से वहां के टॉप लीडर्स को वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। वैसे ही चलाते वो लोग, और वही वो लोग कर रहे हैं आज। ओके, तो खैर ये डेल्टन स्कूल में भी था कि एप्स्टाइन ये बच्चों की पार्टी में जाता था, कॉलेज की पार्टियों में, और तब से उसकी जो नजर थी, गंदी थी, वो दिख रहा था। कुछ पेरेंट्स के कंप्लेंट के बाद उसको एक बेयर स्टर्न्स करके एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसको नौकरी मिली। यहीं से एक परिवार ने उसको लिया कि तुम हमारे साथ काम करो। 4 साल उसने वहां काम किया और बहुत पैसे बनाए उसने। मगर ये जो पैसे आज जो उसके पास है, अगर आपको उस किस्म के पैसे बनाने हैं तो आपको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको एक टॉप लेवल के एक्सपर्ट चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये पैसे कहाँ से आए? उसको कौन फंड कर रहा था? ठीक है, तो बाद में बात आई कि
1990 और 2005 के बीच में उसके खिलाफ सेक्सुअल एलिगेशन चालू हो गए। ओके, और वही टाइम पे 3 नाम आप जरा याद रखे। एक है रॉबर्ट मैक्सवेल, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश जू, जो एक बहुत बड़े पेपर का, अखबार का मालिक, और वो मोसैड के साथ ही काम करता था। उसने मोसैड के लिए बहुत सारी खुफिया सीक्रेट्स प्रोवाइड की थी, और वो जब गुजर गए तो मोसैड के टॉप लीडर्स आए थे उसके फ्यूनरल में। तो ये रॉबर्ट मैक्सवेल। फिर उसकी बेटी गिलेन मैक्सवेल, जो उसके फादर का कारनामे कैरी ऑन करती थी, मोसैड का जो पूरा ऑपरेशन था। और गिलेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन लिंक हो जाते हैं, और ये दोनों ये पूरा प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड स्लेवरी का रैकेट चलाते हैं। गिलेन मैक्सवेल बड़े पैमाने पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से नाबालिग लड़कियों को लाती थी फंसाने के लिए। ओके, जिसका मतलब है कि ये गिलेन मैक्सवेल, जेफरी एप्स्टाइन, दो ही नाम आ रहे हैं, मगर ये पूरा एक रिंग था जहां से पैसे दिए जाते थे, लड़कियां लाई जाती थी, उनको ये मैंशन में लिया जाता था। वो प्लेन कौन चलाता था, कौन थे इसमें जो ये सब लड़कियों को फंसाते थे, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट था। मगर किसी के नाम, ये नाम है फाइलों में, मगर पब्लिकली नहीं हो पा रहे। मगर 2 इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जिसकी मैं बात करूंगा, जिन्होंने काम करके बहुत सारा इसमें निकाला है। 2005 और 8 में उस दौरान एप्स्टाइन के खिलाफ केसेस चलते हैं, और उसको बहुत ही इजी तरीके से छोड़ा जाता है। अलेक्जेंडर ऑगस्टा का नाम याद रखे, वो टाइम पे अटॉर्नी जनरल थे, और उन्होंने एक प्ली डील दी थी, बहुत इजी, 13 महीने की। उसको उसके बाद छोड़ा भी गया था, 12 घंटे तो दिन के वो बाहर रहता था, और किसी भी विक्टिम्स को उन्होंने बताया नहीं था। वो पूरा इलीगल था, आपको विक्टिम्स को बताना तो था, प्ली डील जिनके साथ करे। तो अलेक्जेंडर अकोस्टा ने छोड़ दिया था। यही अलेक्जेंडर अकोस्टा को बाद में ट्रंप 1 की सरकार के दौरान उसको लेबर सेक्रेटरी बनाया जाता है। ओके, क्योंकि ट्रंप और जेफरी एप्स्टाइन बहुत गहरे दोस्त थे 15 साल तक। 2004 में जो उनका ब्रेक हुआ, वो लैंड एस्टेट, रियल एस्टेट डील पे हुआ था। ओके, तो मतलब बहुत सारे एविडेंस है, ट्रंप के फोटोग्राफ्स जेफरी के साथ, गिलेन के साथ, ट्रंप के फोटोग्राफ्स 13 साल की लड़की के साथ जिसमें एप्स्टीन भी है, गिलेन मैक्सवेल भी है। ये सब फोटोग्राफ्स तो पूरे इंटरनेट पे अभी छाए हुए हैं। आई मीन दे ऑल ओवर द प्लेस। ओके, तो ट्रंप ये पार्टियों में जाता था, ट्रंप खुद ये सब ऑर्गेनाइज करता था। और अभी एक लेटर आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल मैगजीन में कि जब एप्स्टीन 50 साल का था, हो गया था उसका जन्मदिन, तब ट्रंप ने एक लेटर लिखा था उसको, बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था, और एक आधी नंगी औरत का उसे ड्रॉ भी किया था। तो ये तो छप गया पेपर में, वॉल स्ट्रीट जर्नल। मगर याद रखो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक जूइश ओन पेपर है, रूपर्ट मर्डॉक। तो ये ट्रंप पे और प्रेशर डालने के लिए ये सब हो रहा है। ये भंडा भी कब फूटा, अभी ये जो अभी हुआ है, नेतन्याहू जो आखिरी बार ट्रंप को मिलने गया था, अभी तीसरी बार, उसके बाद ट्रंप बोला कि अभी ये डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, अभी ये बंद करो। ओके, तो कुछ तो नेतन्याहू और ट्रंप की बात हुई थी ये पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि ये पूरा ब्लैकमेल ही ऐसे ही चला रहा है, इजराइल अमेरिका को जो पूरा ब्लैकमेल कर रहा है ये मोसाद रिंग के थ्रू से। तो पिछली बार जो ट्रंप को मिलने गया नेतन्याहू, उसी के बाद ये पूरा भांडा फूटा है, और भी चीजें बाहर निकली है। ओके, तो ट्रंप ने बोला रूपर्ट मर्डॉक के, मैं तुमके $10 बिलियन का केस करूंगा, करो, और भी करोगे, आपको और भी कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा। ट्रंप एक्चुअली फंस चुका है इसमें। दूसरा की जो अलेक्जेंडर ऑकेसियो-कॉर्टेज है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की यंग एंड लीडर है, बर्नी सैंडर्स की टीम की है, उससे तो बोल ही दिया कि कहना एक जो रेप अक्यूज प्रेसिडेंट है आज ये देश का प्रेसिडेंट ऐसा करके बनाए, उससे तो उसको रेपिस्ट ही बोल दिया। और जब लोगों ने कहा कि तुम उस पर केस करो, तो ट्रंप ने कोई केस नहीं किया। और अभी जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा है 15 मिनट पहले, तो कुछ ऐसा ही उसने कहा कि मैंने उसके साथ किया था। वो बेहद जज्बाती हो गई थी और बेहोश हो गई थी। उसने साफ इशारा किया कि उसे ये सब पसंद आया। ठीक है, उसे ये सब अच्छा लगा। कमर्शियल ब्रेक तक। हकीकत में मुझे लगता है उसने इसे कहा था, है ना? उसने कहा था कि रेप होना बहुत था। क्या ऐसा नहीं कहा उसने? मैं बस तस्दीक, पुष्टि करना चाहता हूँ। आपकी गवाही ये है कि एवी और कैरोल ने कहा कि उसे आपसे जबरदस्ती किए जाने में लुत्फ आया, और ये बात उसने एंडरसन कूपर को दिए गए इंटरव्यू में कही थी। 2022 का ट्रंप एक जगह पे इंट्रोगेशन हो रहा है, ऑफिशियल ये सब कार्रवाई जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो वो ट्रंप बोल ही रहा है कि जब वो एंजॉय करी थी, आई वॉज रेपिंग हर एंड शी वॉज एंजॉय बीइंग रेप्ड, ये तक बोल दिया है ट्रंप ने। ठीक है, ऐसी
22 औरतों का मैं आपको नाम दे दूंगा बाद में एट द एंड ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, जहां ये सब बातें ट्रम्प खुलकर कर रहा है, और कौन कौन सी औरतें हैं जिन्होंने पब्लिकली ये सब बोला है। बहुत सारी औरतें तो डर गई है, कुछ तो मर गई है, या इतनी डरी हुई है कि वो अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना नहीं चाहती। मतलब आप सोचिए कि हम लोग जो मानते थे कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, एक जज सिस्टम है, उनके सुप्रीम कोर्ट से वगैरह वगैरह, ये 1980 से अभी तक चल रहा है ये पूरा मामला, और कोई केस नहीं हुआ है, कोई अभी तक अक्यूज कोई जेल नहीं गया है, खाली गिलेन मैक्सवेल गई है, उसको भी छोड़ने की बात चल रही है। ओके, यहाँ तक ये सब बातें हो रही है। और फाइनली 2007 और 18 के बीच में बहुत सारे सूट्स हुए और इसके खिलाफ, एप्स्टीन के खिलाफ, और पब्लिक स्क्रूटिनी बहुत हाई थी। और 2019 में उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल में डाला गया, और बाद में बोले कि वो ये ट्रम्प के दौरान हुआ है। 2016 और 20 के दौरान जब ट्रम्प आया था, तो 2019 में एप्स्टीन जेल में जाता है, और बाद में बोला जाता है कि वो सुसाइड कमिट किया। ओके, और अब 3 चीजें नोट करो। वो टाइम पे सीसीटीवी कैमरा बंद, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मिली, उसमें 1 मिनट का फर्क है, और दोनों जो गार्ड थे वो भी सोए हुए थे। तो आप सोचो कि क्या करवाया गया था। तो कहानी है कि इधर उसने सुसाइड किया, जो मैं नहीं मानता। दूसरा है कि उसका मर्डर हुआ है, और मेरा मानना है कि उसको तो वहां से निकाल दिया गया है, उसको सेफली और कहीं लेके जाया गया। आई बिलीव जेफरी एप्स्टाइन इज अलाइव, सम पीपल बिलीव इज डेड, आई बिलीव इज अलाइव, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका एजेंट था, उनके पास बहुत सारी बातें थी। उससे बोली होगी भाई मैं गया तो सब कुछ बाहर आएगा। ओके, तो ये पूरी कहानी थी। सीसीटीवी कैमरा बंद, गार्ड सोए हुए, और फुटेज भी मिसिंग है। राइट, तो ये सब हुआ ट्रम्प के दौरान। अभी पॉइंट ये कि डेमोक्रेट बोल रहे ये फाइल निकालो, फाइल निकालो, फाइल निकालो। अरे भाई, ओबामा की सरकार थी, बाइडेन की सरकार थी, ट्रम्प वन था, तभी उस ट्रम्प ने भी नहीं निकाला, ना बाइडेन ने निकाला। तो अभी एक्चुअली ट्रम्प इतना मूर्ख आदमी है कि उसका नंबर 1 है ये पूरे मामले में। आपको बता दो, सबसे ज्यादा कांड एप्स्टीन के मामले में ट्रम्प ने किए है, और वो इतना बड़ा एक्टर है। उसने बोला बस मैं आते ही सब निकालूंगा, डेमोक्रेट्स को फंसाऊंगा। ओबामा ने कहा ये है वो है वगैरह वगैरह, और आज खुद ये पूरा एविडेंस ट्रम्प के खिलाफ आ रहा है। तो पूरा अमेरिकन पॉलिटिक्स कोलैप्स हो रहा है। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि इजराइल के कारण अमेरिका बर्बाद हो रहा है, अमेरिका कोलैप्स हो रहा है अंदर से। आज उसकी पूरी पॉलिटिकल इलीट जो है ना, वो मजाक बन चुकी है। तो ये अमेरिका की एक तरह से गिरने की, खत्म करने की तैयारी इजराइल ने कर दी। और जो ट्रम्प कह रहे थे कि मैं ये सारे पोथे खोलूंगा, सारी जो इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन है इन फाइल्स में, वो सब पब्लिक करूंगा, अब वो खुद छुपा रहे हैं। तो ये अच्छा, एक किसी जर्नलिस्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने ये कहा कि जेफरी एप्स्टीन पहला आदमी नहीं था, उससे पहले भी इस तरह का होता रहा है, उसके बाद में भी उस तरह का होता रहा है। तो ये मतलब ये ओवरऑल अगर इसको ब्रॉडली समझा जाए, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? खुफिया एजेंसियों को सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। एक का नाम है जूली के ब्राउन, जो मायामी हेरल्ड के लिए काम करती थी, और उसने बहुत मेहनत की थी, और ये पूरे उसने टेंस ऑफ थाउजेंड पेजेस को जमा किया है। एफबीआई के फाइल, स्टेट प्रोसिक्यूटर्स, शेरिफ रिकॉर्ड्स, सिविल लॉ, उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन जमा किया है। और शी वेंट एंड मेट 80 विक्टिम्स, 80 विक्टिम को जाके उससे मिला है, और मतलब उससे ढूंढा 80 को, जिसमें से 60 को जाके मिल पाई, और उसमें से ऑन रिकॉर्ड 4 बोल पाए। बहुत डरे थे, 60 में से भी 4 बोल पाए। ओके, मगर उसके कारण ये अखबारों में छपने लगा, मायामी हेरल्ड में। ओके, उसके पहले मैं आऊंगा एक पूरे मुद्दे को लेकर, बाद में मैं बात करूंगा व्हिटनी वेब, जिसने किताब लिखी है वन नेशन अंडर ब्लैकमेल। और आपकी बात सही है कि ये सिर्फ एप्स्टीन की बात नहीं, उसके पहले भी 2 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं जो CIA मोसाद के साथ लिंक है, जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जो ये पूरा एक बड़ा माफिया रिंग चला रहे थे, अंडरवर्ल्ड और मोसाद और CIA को मिलाकर, जिसमें ये सब पूरा ब्लैकमेल हो रहा था। ओके, अभी आप ये देखिए इंटरेस्टिंग के जो मेन नाम है, जो ये बड़े नाम है जो ये पूरे रिंग को चला रहे थे, कौन थे, और बाद में आप उनका धर्म गेस कीजिएगा। ओके, नंबर 1 रॉबर्ट मैक्सवेल। ओके, दूसरा नाम गिलेन मैक्सवेल, तीसरा नाम जेफरी एप्स्टीन, चौथा नाम
लेक्स वेक्सनर, बिलियनर। ओके, लेक्स वेक्सनर एक बड़ा ग्रुप चलाते कॉल्ड द मेगा ग्रुप, और ये अमेरिकन जूइश बिलियनर्स का ग्रुप है कॉल्ड द मेगा ग्रुप। ठीक है, वही पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते अमेरिकन पॉलिटिक्स को, मेगा ग्रुप, लेक्स वेस्टर। ठीक है, उसके बाद और एक नाम एहूद बराक, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके फोटोग्राफ्स है न्यूयॉर्क के, इसका जो मैंशन है एप्स्टीन का, वहां से आना जाना, तो एहूद बराक के फोटोग्राफ्स भी है। तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर तक इसमें इन्वॉल्व है। हैरी वाइनस्टाइन जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और वो तो बहुत सारे हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का शोषण कर रहा था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर अखबारों में आ गया। ये जितने मैंने नाम लिए सबके सब यहूदी है, सबके सब। ओके, तो ये पूरा जो मेन रैकेट है चलाने वाले, ये एक जूइश सेक्सुअल पीडोफाइल रैकेट है, और ये सब जो लोग हैं मोसाद के साथ काम करते हैं इजराइल का फायदा पहुंचाने के लिए, और इजराइल और अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका का नुकसान करने के लिए। इसलिए टकर कार्लसन ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, इजराइल हमारा दोस्त है कि क्या हो रहा है। ओके, क्योंकि इसके पहले भी एक बहुत बड़ा एजेंट था जोनाथन पोलार्ड, जो अमेरिका की खुफिया सीक्रेट चोरी करके रशिया को दे रहा था, सोवियत रूस को दे चुका है। ओके, और ये जो रॉबर्ट मैक्सवेल है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था पोलारिस करके, जो इजराइल मोसाद को बैकरूम चैनल दे रहा था एंट्री करने के लिए दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ओके, तो रॉबर्ट मैक्सवेल और जॉनथन पोलार्ड इस किस्म के लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो काम कर रहे थे मोसाद के लिए। अमेरिका को नुकसान, ब्रिटेन को नुकसान, सबको नुकसान। अरे सब अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई CIA के एक साबिक ऑफिसर की, उसने ये कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो मोसाद खुफिया एजेंसी है, और जब कभी खुफिया एजेंसियों की मुलाकात होती है तो वो CIA अपने दफ्तर में वो मीटिंग नहीं करती, वो किसी और दफ्तर में जाके करती है। उन्हें ये यकीन है कि यहाँ मोसाद के कैमरे लगे हैं, यहाँ मोसाद के लोग हैं। यानी CIA के लोग जो अपनी खुफिया एजेंसी चलाते हैं, वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अपने हेडक्वार्टर में नहीं कर पाते, वो कहीं और जाकर के करते हैं। इस हद तक ऐसी वीडियो सामने आई है। आपकी बात एकदम सही बात है। जी जी जी, एकदम सही बात है। मैं आपको और एक नाम दूंगा, एलन सेब्रोस्की, जो फॉर्मर मरीन रह चुके हैं, रिसर्चर है, उसके तो आर्टिकल पे आर्टिकल है, और वो जूइश है। एलन सेब्रोस्की के साथ मैं टच में रहा हूं, उन्होंने कहा कि 9/11 पूरा का पूरा मोसाद ने किया है, और बोला कि गुस्सा बढ़ रहा है, और जिस दिन अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि ये सब कांड ये यहूदी लोगों ने किया, फिर देखो उनका हाल क्या होता है। ओके, दूसरा नाम एक जॉन किरियाको करके है, जो CIA के है, जो ये बात बोल रहे थे। एक चीज मुझे बीच में याद आ गई, ये जो अब एक्सपोज हो रहा है मोसाद की कहानी, इजराइल किस तरह से अमेरिका को तबाह कर रहा है, वो हमास के 7 अक्टूबर के बाद ये चीजें सामने आई हैं। तो ये हमास के क्रेडिट में जाएगा कि अमेरिका को भी बचाने का इंतजाम एक तरह से किया है हमास ने, न सिर्फ फिलिस्तीन को बचाने। अनडाउटेडली आपकी बात सही है कि एक्चुअली ये सब बातें अंडर द सरफेस हम सारे लोग तो, हम जैसे लोग तो जानते थे। एप्स्टाइन का केस में पिछले 7-8 साल से खुद फॉलो कर रहा हूँ, पूरा का पूरा CIA के फिलिप जेराल्डी है, जॉन किरियाको है, बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं जो ये CIA के अंदर से बोल रहे थे। मगर क्या हुआ है कि 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल का एक होल्ड था ये सोसाइटीज पे, वेस्टर्न कल्चर पे, हॉलोकॉस्ट गिल्ट, एंटीसेमिटिज्म, कुछ भी बोलोगे तो हमारा दिल दुखता है वगैरह वगैरह, सब खत्म हो गया। ये जो बच्चों की मौत है, बच्चों की लाशें है, जो बच्चों की कब्र रोज खोदी जा रही है, ठीक है, ये कब्र खुद इजराइल ने अपनी खोद दी है। अरे साहब तो अभी ये बोलने में कोई हिचक नहीं रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि हॉलोकॉस्ट की भी जो कहानी है, जिस तरह से इन्होंने मार्केटिंग की है इसकी, मैं मार्केटिंग लफ्ज जान के कह रहा हूं, मैंने खुद वॉशिंगटन में हॉलोकॉस्ट का म्यूजियम देखा है, और किस तरह से उसमें जज्बाती माहौल बनाया जाता है ताकि जो भी उसमें जाए वो पूरी तरह से यहूदियों की सपोर्ट में खड़ा हो जाए। इस तरह के म्यूजियम दुनिया के बहुत से मुल्कों में हैं, ताकि ज़ायनिस्ट्स के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग हों। और मुझे याद है महमूद अहमदीनेजाद ईरान के प्रेसिडेंट ने बाकायदा ये बात कही थी कि हम तो अल्लाह के वजूद की भी रिसर्च करते हैं, हॉलोकॉस्ट की रिसर्च पर क्यों पाबंदी है, उस पर रिसर्च पे पाबंदी है, और अब 9/11 की रिसर्च पर भी पाबंदी है अमेरिका में।
कोई बात ना करे। जी आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी नहीं, बात सिंपल है कि अगर मेरे लोग 60 लाख लोग मरे होते, बोला रिसर्च करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो ये क्यों रोका जा रहा है? कुछ तो छिपा रहे हैं, बहुत सारी बातें छिपा रहे हैं वो लोग। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये क्लियर कट है कि जो जंग जीतता है वो इतिहास लिखता है, और इन्होंने बहुत सारे गलत इतिहास लिखा है। ठीक है, तभी तो बाहर आती है। अभी हॉलोकॉस्ट गिल्ट, देखो उन्होंने एक धर्म नया बना दिया था हॉलोकॉस्टियनिटी के नाम से। नोवेल फिंकलस्टाइन ने किताब लिखी थी हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री, उसके खुद के परिवार ऑशविट्ज वगैरह में थे, तो बोला कि ये लोगों ने मार्केटिंग कैसे किया, पूरे दुनिया में गिल्ट कॉम्प्लेक्स कैसे बनाने की कोशिश की। ओके, या सहानुभूति, वो सहानुभूति खत्म हो गया है। और ये हॉलोकॉस्टियनिटी ने क्रिश्चियनिटी को वेस्ट में रिप्लेस कर दिया, ये नया धर्म ही आ गया था। ईसा नबी के सफरिंग की जगह पे जूइश सफरिंग ऐसा कर दिया था। ईसा नबी वो सूली पे नहीं है भाई, जिसको सूली पर हिटलर ने लगा दिया था, तो पूरी सहानुभूति वहां जा रही थी। मगर 7 अक्टूबर ने ये पूरा जो गुस्सा बन रहा था इजराइल के खिलाफ, वो 7 अक्टूबर ने पूरा का पूरा दुनिया में वो गुस्सा डाल दिया है। इजराइल का मॉरल बेसिस खत्म, कभी उसका मॉरल बेसिस था ही नहीं, वो मॉरल बेसिस खत्म, सिंपैथी फैक्टर खत्म। एंटी सेमिटिज्म का नाम लो तो बोलते हैं लोग अभी तुम तो सेमाइट है ही नहीं, पैलेस्टीन सेमाइट से, सीरियन सेमाइट से, लेबनी सेमाइट से, तुम कौन से सेमाइट भाई? तुम तो साले यूरोप से आए हुए लोग, यूक्रेन से आया, कोई पोलैंड से आया, कोई रशिया से आया, वही तो लोग क्या सेमाइट सब लोग। तो इनका कोई ऑर्गेनिक लिंक तो ये जगह से है नहीं। अभी मैं जाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं कि दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में से है, उसका नाम है विटनी वेब। ओके, और उनका जो वेबसाइट है कॉल्ड दी वैगबॉन्ड करके है। ऑलराइट, और इसकी किताब है वन नेशन अंडर ब्लैकमेल, वन नेशन अंडर गॉड है ना अमेरिका, वन नेशन अंडर गॉड बोलते वो लोग। हाँ, तो ये वन नेशन अंडर गॉड नहीं है, वन नेशन अंडर ब्लैकमेल है। ये पूरा का पूरा देश का जो जजेस होंगे, हॉलीवुड एक्टर्स होंगे, मीडिया पर्सनालिटीज होंगे, जो ये बैंकर्स होंगे, कॉर्पोरेट ओलिगार्स, बिलियनर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट, वाइस, सबके सब उसका बोलना है कि ये बड़े पैमाने पे टॉप लोग आपके ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए उसका किताब का नाम ही है वन नेशन अंडर ब्लैकमेल। तो जो जूली ब्राउन का जो ये था पूरे इन्वेस्टिगेशन, उसका था अराउंड द एंटायर एप्स्टाइन विक्टिम्स को वो मिली थी। मगर विटनी वेब की जो स्पेशलाइजेशन है वो है कि कौन सी खुफिया एजेंसी थी जो ये पूरा कांड चला रही थी। ओके, और उसका बोलना, सबका बोलना है मोसाद चला रही थी। ठीक है, इतना बड़ा फंडिंग कहां से मिलता है जेफरी एप्स्टाइन को? वो तो था ही मिडिल क्लास फैमिली से था, इतने मिलियनर बिलियनर कहां से बन गया है? प्राइवेट जेट्स, मैंशंस, न्यूयॉर्क का $77 मिलियन का उसका तो फ्लैट है भाई। ये लेक्स वेस्टर्न को दिया था, तो लेक्स वेस्टनर ने उसका फंडिंग किया। ये मेगा ग्रुप जो जूइश बिलियनर्स का ग्रुप है उन्होंने फंडिंग किया, और मोसाद को ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। क्योंकि जो भी बंगले, जो भी मैंशंस में, सब जगह हर एक रूम में इसने वीडियो और ऑडियो कैमरा लगा दिए थे, तो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा था, और वो होलसेल में उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा था, और ऑन रिकॉर्ड ये सब बातें आई है। विक्टिम्स में से एक नाम मैं लूंगा जिसका नाम है वर्जीनिया गुइफ्रे, क्योंकि उसने प्रिंस एंड्रू की बात की थी, और बाद में रानी ने तक कहा कि अभी प्रिंस एंड्रू को बार जरा दूर रखो हमारे से। तो वर्जीनिया गुइफ्रे कुछ महीने पहले बोलते सुसाइड हुआ, मगर वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। एक्सीडेंट नहीं था, मैं तो मानता हूँ उसका मर्डर ही हुआ है। ओके, तो अभी तो बहुत सारे आ रहे विक्टिम्स जो ऑनलाइन बोल रहे हैं कि हम बोलने के लिए तैयार हैं, मगर हमको हमारी जान से की भी खतरा है। वर्जीनिया गुइफ्रे 13 साल की थी, और वो एप्स्टीन और ट्रम्प का नाम लेती है। सारा रैंसम, मारिया फार्मर, केटी जॉनसन, मारिया फार्मर और केटी जॉनसन के नाम ऑफकोर्स ये सबके नाम बदले हुए हैं, मगर केटी जॉनसन बोलती है कि मैं जब 13 साल की थी तब ट्रम्प ने मेरा बलात्कार किया था, और उसी रूम में मारिया फार्मर भी थी, 12 साल की लड़की। ओके, तो ये सब बातें आई थी। मैं एक अभी आपको ट्रम्प के जितने विक्टिम्स हैं उनके मैं नाम लूंगा आपके लिए। जी 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 बिल्कुल। कि कौन कौन से थे। हाँ, यस, मैं आपको ये सब प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने आप कुछ नाम ले सकते हैं, आप कुछ नाम ले सकते हैं, लोग सुन करके गूगल सर्च वगैरह कर लेंगे। तो देयर आर 26 women accused ट्रम्प ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट। ऐसे 26 औरतें ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने ट्रम्प को सेक्सुअल असॉल्ट या हैरेसमेंट की बात की है। इवाना ट्रम्प जो उसकी वाइफ थी पहली, केटी जॉनसन जो इवाना ट्रम्प इवांका की माँ, केटी जॉनसन जो तो बोलती है कि 13 साल की उम्र में मेरा ये बलात्कार
किया है। ई जॉन कैरल, जेसिका लीच, क्रिस्टिन एंडरसन, रेशल क्रुक्स, नताशा स्टोइनॉफ, जेनिफर मर्फी, जूलियट हरी, जेसिका ड्रेक, जिल हार्ट, कैरिना वर्जीनिया, मिंडी मैकगिलरे, समर जेवरॉस, टेम्पल टैगार्ट, मारिया बिलाडो, ब्रिजिट सलिवन, टाशा डिक्सन, लीजा बॉइन, समंथा होल्वी, निम्नी लकॉन्सन, कैसेंड्रा सीरीज, कैथी हेलर, एलन जॉनसन, विक्टोरिया यूजिस, एमी डोरिस। ये सबके सब ये नाम है उसका एक, क्योंकि इतने सारे नाम थे कि किसी ने इसका पोस्टर बना दिया। ये सब वो हैं जो ट्रंप की विक्टिम्स हैं, ट्रंप ने जिनके ये ट्रंप साथ, की 26 औरतें हैं जो ट्रंप की विक्टिम्स है। ये सब एक ही पोस्टर में किसी ने बना दिया। और ये अमेरिका ही हो सकता है कि इस किस्म का आदमी प्रेसिडेंट बन जाए और वो पूरी दुनिया को अपने हाथ में रख करके कंट्रोल करना चाहे, दुनिया में जहां चाहे जो चाहे हुक्म चलाए। तो ये अच्छा, मैं अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, अब थोड़ा सा एक ब्रॉडली इसको कंक्लूड करें और ये बताएं कि मोडस ऑपरेंडी क्या, मकसद क्या, और ये सब क्यों ऐसा होता है। सिंपल बात है कि इजराइल ने, जो मैंने कहा ना कि एक कॉलोनी ने अपने बनाने वालों को कॉलोनाइज कर दिया है। ओके, बनाया तो वेस्टर्न पावर्स ने, ब्रिटेन फॉरमोस्ट था, बाद में अमेरिका भी पिक्चर में आ गया, फ्रांस भी आ गया, यूएसएसआर भी था, मगर वो एक अलग कहानी है। ओके, यूएसएसआर बाद में जल्दी हट भी गया उनके वहां से। मगर ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिन्होंने बनाया इजराइल को, आज इजराइल उन्हीं देशों को कैप्चर करके बैठी है। जो कॉलोनी बनाई वो कॉलोनी ने इनको कॉलोनाइज कर दिया। आज फिलिस्तीन के लोग जानते हैं कि वो आजाद नहीं है तो वो लड़ रहे। अमेरिका अभी तक समझ ही नहीं पाया कि आजाद नहीं है, कि इजराइल ने उनको कैप्चर कर लिया। मैं तो उन्होंने, जब आप ये सब बता रहे थे, वक्त बहुत कम रह गया है, तो मेरे जहन में एक और नतीजा भी निकल के आ रहा था, और मैं चीजें गौर करता रहता हूं जब गेस्ट कुछ चीजें बताते हैं। देखिए, एक अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दुनिया भर से पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को, अलग अलग लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाता है। एक प्रोग्राम में मैं भी गया हूं 1998 में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, वो किस किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, तो इसी तरह से दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, मीडिया के लोगों, इस तरह के और जो बड़े कारोबारी हैं, उन सबको फंसाने के लिए अमेरिका बुलाया जाता है, और उनमें से फिर चुना जाता है कि हमारे लिए कौन कौन काम करेगा। मैं खुद शायद मुझे भी विक्टिम बनाने की कोशिश की थी, इन्फ्लुएंस करने की, कि मैं भी अमेरिका की और इजराइल की खूबियां बयान करने लगूं। जब मैंने वापस आकर के लिखना शुरू किया तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने मुझे बुला के ये कहा कि क्या आपको अमेरिका में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा हाँ, सड़कें, पानी, ये सब है। तो कहने लगे कम से कम उसी पे आप लिख दो। तो मैंने उसको एक तरह से ठुकरा करके चला आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोगों को ट्रैप करने के लिए अमेरिका को प्लेटफॉर्म के तौर पर भी ये यहूदी ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीठी बोरवाला साहब, आपने आज बहुत अहम इशू पर जो तफसील आपने बताई, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये खुद भी समझने के लिए अच्छी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये हकीकत दुनिया को पहुंचे, और किस तरह से इजराइल ने अमेरिका को और दुनिया के बहुत से मुल्कों को अपनी कॉलोनी बना लिया है, और उसके लिए सेक्स रैकेट जैसी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीठी बोरवाला साहब, और मुझे उम्मीद है पहला प्रोग्राम है अहमद भाई, ये पहला प्रोग्राम है इंडिया में, जब से किसी ने किया ही नहीं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में बिल्कुल भारत में ये पहला प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।